हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट बात करी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो किस किस तरीके से सेक्सुअलिटी, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, लैंगिक प्रजनन कर रहा है, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं किशोरावस्था के दौरान। तो हमने जो लास्ट बात करी थी वो ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअलिटी के बारे में बात करी थी कि सेक्सुअलिटी के बेसिस पर जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। मोनोशियस कंडीशन की बात करी हमने, एक द्विलिंगाश्रयी, ठीक है, डायोशियस यानी एक लिंगाश्रयी। इन सभी टर्म्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के दौरान, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्लांट्स में देखिए दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन, जिसको अपन इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जहाँ जैसे कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि उन्हें प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, तो वही आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स ही क्यों लिखा, नॉर्मल कोई दूसरा पादप के बारे में क्यों नहीं लिखा, दूसरे कोई प्लांट्स क्यों नहीं बात करी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअलिटी तभी डेवलप होती है जब उसमें फ्लावर आ जाते हैं, जैसा हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में जैसे उसकी 13-14 साल की जो एज होती है, जब प्यूबर्टी एज, किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं, तो उस दौरान तो उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उनमें स्पर्म्स और एग का फॉर्मेशन होगा। तो हम कहते हैं कि ये प्रजनन जो है वो अब कर सकता है मनुष्य, ठीक है। तो एक प्लांट के अंदर भी क्या होता है कि उसकी लाइफ की दो स्टेज होती है। एक होती है जब वो अपनी जड़, तना, पत्तियां इनको बनाता है, ठीक है ना, जिसको रूट, स्टेम, लीफ अगर वो डेवलप कर रहा है तो इसका मतलब प्लांट ने अपनी वेजिटेटिव फेज को बना रहा है। किस फेज को जी रहा है? वेजिटेटिव फेज को, ठीक है। उसके बाद में उसमें आता है सेक्सुअल फेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज आती है प्रजनन प्रावस्था। तो देखिए, जो जुवेनालिटी फेज होती है प्लांट की, जो किशोरावस्था प्लांट की भी होती है, उसके अंदर प्लांट्स में फ्लावर्स बनना स्टार्ट होते हैं, पुष्पों का विकास होना स्टार्ट होता है। तो अगर किसी प्लांट के अंदर जो है फ्लावर्स पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, तो इसका मतलब वो लैंगिक प्रजनन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो फ्लावर्स जो होते हैं ना, फ्लावर्स, यही पादप के अंदर हमेशा लैंगिक भाग होता है। अब ये कैसे होता है, किस प्रकार हेल्प करता है, तो इस बात को अच्छे समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, कि एक साइंटिस्ट थे एन ग्रू, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि फ्लावर्स जो है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, ये किसने कहा था? एन ग्रू साइंटिस्ट ने कहा था कि पुष्प पादप का लैंगिक भाग होता है, तो लैंगिक प्रजनन में यही भाग लेगा, ठीक है। फिर देखें अब ये किस प्रकार भाग लेता है, ये चीज़ क्या है। तो देखिए, पुष्प की मैं संरचना बनाऊं, देखिए एक फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि फ्लावर की स्ट्रक्चर जैसे स्टार्ट होती है कि जहाँ से आप फ्लावर को पकड़ते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि जैसे आपको रोज़ का फ्लावर पसंद है, ठीक है, आप गुलाब सबको पसंद होते हैं, ठीक है, गुलाब सबको पसंद होते हैं। तो आप जहाँ से उस फ्लावर को पकड़ते हो, वो जो उसका जो बेस होता है उसे अपन कहते हैं पेडिसिल, ठीक है ना, पुष्पवृंत। पेडिसिल यानी पुष्पवृंत क्या होगा कि जहाँ से आप फ्लावर को पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि फ्लावर के नीचे आपको इस तरीके से एक बेस नजर आता है जो थोड़ा सा फूला हुआ से फूली हुई सी संरचना होती है, ठीक है ना। इसे कहा जाता है थैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है थैलेमस, ठीक है, पुष्पासन कहा जाता है इसको, थैलेमस। एक बात को अच्छे से समझना, थैलेमस यानी कि पुष्पासन। देखिए एक होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि हम बैठते हैं जिसके ऊपर, वो हमारा आसन होता है, ठीक है। आप चेयर पर बैठे हो वो आपका आसन है, आप सोफे पे बैठे हो वो आपका आसन है, ठीक है। तो आसन का मतलब है कि जहाँ पर हम बैठे होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जो है जहाँ पर टिकी हुई होती है वो बेस होता है।
जैसे हमारा घर हमारी घर की नींव पे टिका हुआ है, तो उसी प्रकार से, ठीक है, उसने सारा भार ले रखा है। तो पुष्पासन जो होता है ये पुष्प का आसन होता है। पुष्प के नीचे, फ्लावर के नीचे आपको एक छोटी सी फूली हुई सी स्ट्रक्चर नजर आएगी, उसको अपन कहते हैं पुष्पासन, थैलेमस कहा जाता है, ठीक है। सो थैलेमस एंड पेडिसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके साथ आपको पुष्पासन से जुड़े हुए, थैलेमस से जुड़ी हुई कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एक पत्तियों के समान कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी, इनको ध्यान रखिएगा, है ना। ये नंबर में 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन्हें, इसमें से एक जो है ना, केवल 1 यूनिट की बात की जाए तब तो इसे कहा जाता है सेपल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सेपल, बाह्य दल, सेपल कहते हैं इसको, बाह्य दल, ठीक है। एंड सेपल का, पूरे सेपल्स के अगर ग्रुप की बात करूं मैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेपल्स की बात की जाए तब हम इसको कहते हैं कैलिक्स, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर एक अगर यूनिट की बात की जा रही है तब तो वो सेपल हो जाएगा, ठीक है ना, बाह्य दल कहलाएगा। लेकिन अगर सभी, एक फ्लावर के अंदर सपोज कीजिए कि 2 बाह्य दल है, तो 2 को मिला करके, है ना, 2 सेपल्स को मिला करके हम कैलिक्स कहेंगे कि इसके कैलिक्स में 2 सेपल्स होती हैं। अगर किसी में 5 सेपल है तो वो 5 सेपल हमारे लिए ग्रुप में अगर प्रेजेंट है ना, तो ग्रुप है तो इसका मतलब कैलिक्स। तो 5 को मिलाकर कैलिक्स कहा गया, बाह्य दलपुंज कहा गया। पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब क्या होता है? कोई ग्रुप होना, समूह होना, ठीक है। तो बाह्य दलों का क्या है? समूह है, तो वो बाह्य दलपुंज। कैलिक्स जो है वो सेपल्स का ग्रुप होता है। और अगर पूछ ले सेपल की यूनिट क्या होती है, कि इकाई क्या होती है उसकी, तो यूनिट होती है आपके, सॉरी, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल होगी। और सेपल किसकी यूनिट है? कैलिक्स की यूनिट है। सिंपल सी बात है, ठीक है। किससे जुड़ी हुई होती है? तो वो जुड़ी होंगी हमेशा थैलेमस से, ध्यान रखना, पुष्पासन से जुड़ी होती है, क्योंकि यही एक ऐसी संरचना है थैलेमस जो फ्लावर की सभी स्ट्रक्चर को अपने से जोड़े रखता है, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए यहाँ पर इसका मेन भाग फ्लावर का जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं और हमें अट्रैक्ट भी करता है, जैसे कि आपको गुलाब के पुष्प के अंदर जो है, रोज़ फ्लावर्स के अंदर क्या अट्रैक्ट करता है? उसकी कलरफुल पेटल्स, ठीक है, रेड कलर की पेटल्स है, वो सबसे ज़्यादा आकर्षण करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेटल्स जो है ना, यहाँ पर जो एक एक पेटल होती हैं, पंखुड़ियाँ जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? एक होती है पेटल। सो यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, ये एक तो हो गई पेटल, दल, और सभी पेटल्स को, एक फ्लावर्स के अंदर सभी पेटल्स के जो ग्रुप होता है उन्हें कहा जाता है कोरोला, ठीक है ना। क्या कहोगे? कोरोला। सो ग्रुप ऑफ पेटल्स की बात की जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? कोरोला। कोरोना नहीं है ये, कोरोला है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी बड़ा बहुत परेशान कर रखा है कोरोना ने, लेकिन ये कोरोना नहीं है, ये कोरोला है। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स जो है, दलों का समूह क्या कहलाएगा? दलपुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दलपुंज। तो कोरोला को ही क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, ठीक है। तो एक पेटल, अकेली एक पंखुड़ी है आपके सामने, तो वो हो गई आपके पेटल। ग्रुप हो गया पूरे पेटल्स का, तो कोरोला। एक सेपल है अकेली, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका ग्रुप अगर कहें तो क्या होगा? कैलिक्स। सो कैलिक्स पूछ लें, कैलिक्स में आपको क्या बताना है? तो कैलिक्स में आपको बताना होता है कि सेपल कितने तरीके की है, कितने नंबर्स पाए जा रहे हैं, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। अगर कैलिक्स पूछ लें तो आपको एक एक सेपल के बारे में जानकारी देनी होगी। अगर कोरोला के बारे में पूछ लें तो आपको बताना पड़ेगा कितनी पेटल्स हैं, कहाँ से अटैच हैं, पेटल्स एक दूसरे से अटैच है या पेटल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, सब कुछ ये बताना पड़ता है। ये सब जो है वो 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी में ये आपके 11th क्लास के अंदर टॉपिक आता है कि इसमें डिटेल में बताना पड़ता है। हमें यहाँ पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि पेटल्स कलरफुल होते हैं, ठीक है, उनका ग्रुप कोरोला कहलाता है। सेपल ग्रीन कलर के जनरली होते हैं, ठीक है, और इनका ग्रुप जो है वो कैलिक्स कहलाता है। सिंपल सी बात। अब एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ करके बात करें। जो थैलेमस है, पेडिसिल है, या अभी तक हमने कैलिक्स, कोरोला, ये 4 भाग जो होते हैं ना, कौन कौन से बात करी हमने?
पेडिसिल यानी पुष्पवृंत, पेडिसिल, ठीक है, पुष्पवृंत, थैलेमस, कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज एंड कोरोला दलपुंज। ये सभी जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। एक तरीके से देखा जाए तो पार्टिसिपेशन इनका बहुत कम होता है, ठीक है। ये केवल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रजनन में केवल सहायता करते हैं। क्योंकि एक बात समझना, अगर कभी भी रिप्रोडक्शन होना है तो इसका मतलब आपको मेल और फीमेल पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी। आज मनुष्य के अंदर बात की जाए कि हाथ, नाक, कान, वो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, ठीक है। हाथ, नाक, कान है वगैरह सब कुछ समान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रजनन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उनके प्रजनन तंत्र की रिक्वायरमेंट है कि भाई हाँ, नर के अंदर जो है वो नर युग्मक शुक्राणु यानी स्पर्म बनने चाहिए और फीमेल के अंदर अंडाणु यानी एग सेल बननी चाहिए। तो बॉडी की पूरी बॉडी जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करती रिप्रोडक्शन में। पार्टिसिपेशन जो होता है वो केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होता है, केवल प्रजनन भाग का होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि केवल प्रजनन कोशिका का होता है। केवल जो सेक्सुअल सेल होती है ना, जिससे एग और स्पर्म है, केवल वही हेल्प करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। पूरी बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करती। तो उसी तरीके से फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा। तो इनमें से कोई मेल फीमेल नहीं है जो अभी तक नाम लिया अपन ने। तो ये कहलाते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कहलाएंगे? एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह सकते हो आप इसको, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सहायक प्रजनन अंग, ये केवल हेल्प करते हैं। अब क्या हेल्प करते हैं ये भी बात करते हैं अपन, देख, ठीक है। सहायक प्रजनन भाग, ये सहायक प्रजनन भाग होते हैं, केवल हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। अब एक बात को अच्छे से समझना, ये तो हो गए आपके एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब इसमें मेल और फीमेल पार्ट की बात करें तो सबसे पहले फीमेल पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे कहा जाता है कार्पल, ठीक है ना, और या फिर गाइनोशियम। अच्छे से समझना, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई है इसे कहा जाता है ये एक कार्पल है। क्या है? एक कार्पल है, अंडक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे तो कहा जाता है गाइनोशियम, जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोशियम यानी कि जायांग। और गाइनोशियम जो होगा, जैसे एक गाइनोशियम जो है ना, अब उसमें उसकी यूनिट कहलाती है कार्पल। मतलब सोच के देखिए, ये एक पूरा कार्पल है, अंडप है, ठीक है। तो एक फ्लावर में अगर एक अंडप पाया जाता है, एक ही कार्पल है, ये पूरा एक कार्पल है, तो इसका मतलब यही इसका गाइनोशियम होगा, यही इसका गाइनोशियम है। अगर ऐसे बहुत सारे आपको जो है वो अगर अंडप देखने को मिल रहे हैं, कार्पल्स मिल रहे हैं, तो वो सभी ग्रुप ऑफ कार्पल जो है, जो अंडपों का जो समूह होगा, वही क्या कहलाएगा? गाइनोशियम। जैसे हमने बात करी, अगर एक फ्लावर में एक ही पेटल होती है तो इसका मतलब वही हमारे लिए आज कोरोला भी है और वही हमारे लिए पेटल भी है। अगर आपके अंदर एक ही सेपल मिल रही है फ्लावर में तो वही हमारे लिए सेपल भी है और वही हमारे लिए कैलिक्स भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से गाइनोशियम जो होता है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा प्रजनन भाग होता है, ठीक है, मादा प्रजनन भाग। इसकी यूनिट जो है, ठीक है ना, इसकी यूनिट जो है, इकाई, वो कहलाती है कार्पल, या फिर इसको कह सकते हैं पिस्टल। क्या कह सकते हैं? पिस्टल। तो इकाई क्या हो गई जायांग की? इसकी जायांग की इकाई हो गई अंडप या स्त्री केसर। कार्पल मतलब अंडप और पिस्टल का मतलब स्त्री केसर, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर के अंदर, मादा प्रजनन भाग, वो तो गाइनोशियम होगा, पूरा जायांग कहलाएगा। उसकी यूनिट क्या कहलाएगी? कार्पल। अब किसी फ्लावर के अंदर एक कार्पल भी मिल सकते हैं, बहुत सारे भी मिल सकते हैं, 5 मिल रहे हैं तो पांचों को मिलाकर के गाइनोशियम कहोगे, और उसमें से एक जो होगा वो एक कार्पल कहलाएगा। सिंपल बात है। अगर एक ही मिल रहा है तो वो एक हमारे लिए कार्पल भी है, पिस्टल भी वही उसी को कहते हैं, और गाइनोशियम भी हमारा वही होगा फ्लावर का। सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहा जाता है कार्पल। अब कार्पल के अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक कार्पल में 3 स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। सबसे नीचे का जो बेस होगा, जो थैलेमस से अटैच है, देखो थैलेमस से ये अटैच है, सेपल भी, पेटल्स भी और गाइनोशियम का बेस पार्ट भी, दो सब कुछ थैलेमस से अटैच है। आसन है ये सभी का, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो थैलेमस से अटैच है, तो सबसे नीचे वाला जो आपको पार्ट नजर आता है इसे कहते हैं ओवरी।
ओवरी यानी अंडाशय। देखिए ओवरी वह भाग है, ये पार्ट होता है जहाँ पर वास्तव में रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट जो है ना, जो फ्रूट बनता है ना, जैसे रिप्रोडक्शन का एंड रिजल्ट होता है फ्रूट, तो ओवरी जो होती है ना वो रिप्रोडक्शन के बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओवरी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी यहीं होगा, मेल गैमेट यहीं आकर फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, फीमेल गैमेट भी ओवरी के अंदर ही पाया जाएगा, ठीक है। और ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद या पूरे रिप्रोडक्शन के बाद जो है वो हम कहें पूरे प्रजनन के बाद फल में परिवर्तित हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए ओवरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात इसमें फीमेल गैमेट होता है, मादा युग्मक होता है, यहीं पर निषेचन होता है, यहीं पर निषेचन होगा कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आके निषेचन करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहीं पर होगा। दूसरा, ओवरी जो है ये रिप्रोडक्शन के बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में, यानी फल में परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं स्टाइल, वर्तिका। वर्तिका जो होती है, स्टाइल जो है, ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। पोलन ट्यूब क्या होता है ये हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाएगी, मतलब जो मेल गैमेट होता है ना, मेल गैमेट जैसे हवा के थ्रू आकर के यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसके ऊपर आ गया, जर्मिनेट हो गया, ये भाग कहलाता है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र कहते हैं इसके, तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर के आ जाता है, ठीक है ना, परागण हो गया, पॉलिनेशन हो गया। तो पोलन ग्रेन जो है वो किसी भी एयर के थ्रू हो सकता है, किसी इंसेक्ट के थ्रू हो गया, वो आकर के स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा। तो स्टिग्मा वो पार्ट होती है जो कि अपनी स्पीशीज के पोलन ग्रेन को पहचानती है ना, अपनी जाति के जो परागकण होते हैं उसको पहचानेगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो प्रजनन हमेशा जाति विशिष्ट होता है, कि रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, कि आज इंसान से ही प्रजनन कर सकता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमेशा एक प्लांट जो है वो सेम प्लांट के ही पोलन ग्रेन को पहचानेगा। तो पहचानने का जो काम होता है और एक्सेप्ट करने का जो काम होता है पोलन ग्रेन को, वो किसका होगा? स्टिग्मा को। अब ये जो पोलन ग्रेन है ना, इसमें से मेल गैमेट्स बनते हैं, और ये एक ट्यूब के थ्रू, एक नलिका के थ्रू होते हुए, यहाँ पर फीमेल गैमेट होता है, सपोज कीजिए फीमेल गैमेट के थ्रू इस तरीके से अंदर आ जाते हैं। तो जो यहाँ पर जो ट्यूब बनेगी ना पोलन ग्रेन से, ये हो गया आपके पोलन ग्रेन, परागकण, ठीक है, परागकण। तो पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है और उस ट्यूब के थ्रू होते हुए वो फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस ट्यूब को अपन कहते हैं पोलन ट्यूब। पराग नलिका, पराग कण से निकल रही है तो पराग नलिका, सिंपल बात है। तो पोलन ट्यूब को एक्सेप्ट कौन करता है? स्टिग्मा। पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट है वो कौन करवाता है? अंदर एंटर कौन करवाएगा? स्टाइल। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? वो होगा ओवरी में, क्योंकि फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक ओवरी में प्रेजेंट होता है, अंडाशय में। तो इस तरीके से ये तीनों भागों की हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आएंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए स्टिग्मा का क्या रोल है, स्टाइल का क्या रोल है, और ओवरी का। पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाएगा, पोलन ट्यूब को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, परागकण को, और साथ ही साथ में ओवरी फर्टिलाइजेशन की जगह होती है, सिंपल बात है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम की ये एक यूनिट है जिसको अपन कार्पल या जो है पिस्टल कहते हैं, अंडप या स्त्री केसर कहा जाता है, ठीक है। तो यूनिट हो गई, गाइनोशियम की यूनिट हो गई कार्पल या पिस्टल। अब आते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। तो देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की एक यूनिट है, एक यूनिट है, इसको अपन कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। स्टेमन, पुंकेसर। तो देखिए पुंकेसर जो होता है ना, ये तो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है एंड्रोशियम को। किसको कहा जाता है? एंड्रोशियम को। इतनी चीज़ों का ये देखिए यहाँ पर बना देते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। तो एक प्लांट, एक फ्लावर में आपको बहुत सारे स्टेमन मिल सकते हैं और एक दो भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, और कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में।
तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो कहलाता है एंड्रोशियम, पुमंग, ठीक है ना। पुमंग को जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। अब इसकी जो यूनिट है, जो इसकी इकाई होगी वो होती है स्टेमन। सिंपल सी बात है, आप जो देख रहे हो संरचना। तो देखिए, अगर एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट सारे स्टेमन्स की बात करूं, ये हर एक स्टेमन है, ठीक है, एक पुंकेसर है, तो इस स्टेमन, ये जितने भी स्टेमन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो हो गई यूनिट, एंड्रोशियम की यूनिट, पुमंग की इकाई हो गई, ठीक है ना, इकाई हो गई है, यूनिट है इसकी। लेकिन पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पूरा नर भाग जो होगा एक पुष्प का, वो क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम कहलाएगा, पुमंग। तो पुमंग तो मतलब सभी ग्रुप ऑफ स्टेमन जो है वो क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम। अब अगर किसी फ्लावर के अंदर केवल एक ही स्टेमन है तो इसका मतलब वही उसका एंड्रोशियम हो गया। अगर बहुत सारे स्टेमन है तो इसका मतलब वो एंड्रोशियम हो गए। सिंपल सी बात है, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो अब देखिए, स्टेमन हो गया, स्टेमन इसकी यूनिट हो गई, जैसे कि गाइनोशियम की यूनिट क्या थी? कार्पल थी। जायांग की इकाई अंडप, और एंड्रोशियम की यानी पुमंग की इकाई क्या हो गई? यहाँ पर पुंकेसर यानी स्टेमन। अब देखिए, इसमें भी 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये कुछ इस तरीके से 2 लोब्स में डिवाइड मिल रहा है आपको, 2 पालियों में विभक्त होता है, 2 लोब्स में डिवाइडेड मिलता है। इसको अपन कहते हैं एंथर। एंथर, परागकोश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परागकोश, आप तो नाम से ही समझ गए होंगे कि परागकोश यानी कि ये पराग कणों का निर्माण करेगा। जो अभी मैंने बताया था ना, पराग कण आकर के स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं हवा के थ्रू या किसी के भी थ्रू, ठीक है। तो पराग कण आ रहे हैं तो इसका मतलब पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस में होगा? एंथर में होगा। किस में होगा? एंथर में। सो एंथर वो स्ट्रक्चर है जहां पर आपको पोलन ग्रेन बनते हुए नजर आएंगे। तो पराग कणों का निर्माण जहां पर होता है, ठीक है, जो मुख्य भाग हो गया, तो स्टेमन का मेन भाग कौन सा हो गया? एंथर। इन सभी के अंदर इसको एंथर लोब कहा जाता है। ये दोनों लोब होती है, 2 लोब्स होती है, ठीक है ना, 2 लोब आप नजर आ रही है। तो ये जो है एंथर लोब होती है, एंथर लोब है ना, इसके अंदर ही आपको पोलन ग्रेन बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ बनते हैं। उसके बाद में ये नीचे वाला जो भाग है ये होता है फिलामेंट, तंतु, क्या कहते हैं इसे? तंतु। फिलामेंट का ज़्यादा कुछ काम नहीं है ना, वैसे तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलामेंट का अभी तक ध्यान रखिएगा कि इसका मेन काम होता है थैलेमस से जोड़ना। इसको क्या होता है? थैलेमस से जोड़ना। पुष्पासन से जो इसको जोड़ने का काम जो होता है वो फिलामेंट का होता है। लेकिन फिलामेंट और भी इंपॉर्टेंट काम करता है, देखते हैं अभी आगे। देखिए, इसके आगे देखें, अगर अपन इस लोब का दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये नजर आएगा कि इस लोब के दोनों बीच में से, मतलब इन दोनों लोब जो है ना, इसके एकदम बीच में जाकर के ये फिलामेंट जुड़ा हुआ है। जैसे सपोज कीजिएगा कि ये 2 लोब हो गई इसकी, ठीक है, ये एंथर की 2 लोब्स हो गई। अब इसके अंदर जो है ये फिलामेंट जो है ना वो नीचे से इन दोनों के बीच में जुड़ा होगा। क्या होगा? इन दोनों के इस तरीके से बीच में जुड़ा हुआ होगा, कि अंदर की आगे की तरफ से देखेंगे, साइड की तरफ से देखेंगे, तो ऊपर तो 2 लोब्स हो गई और बीच में फिलामेंट जो है वो इनके जुड़ा हुआ होगा, दोनों एंथर्स, ठीक है ना। एंथर के दोनों लोब के बीच में जो इसकी दोनों पालियां हैं, इनके बीच में तंतु जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो जिस भाग से ये जुड़ता है ना, ये जो बीच वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसको कहा जाता है कनेक्टिव, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं इसको, योजी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टिव का क्या फंक्शन हो गया कि ये फिलामेंट और एंथर को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। एंथर का क्या काम हो गया परागकोश का, कि ये अपने अंदर पोलन ग्रेन को बनाता है। तंतु का क्या काम हो गया? तंतु का कार्य है, फंक्शन है इसका, कि ये इसको थैलेमस से, जो स्टेमन है उसको थैलेमस से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक स्टेमन हो गया, और सभी ग्रुप ऑफ स्टेमन एक फ्लावर में क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम, पुमंग। तो इसकी इकाई स्टेमन हो गई एंड्रोशियम की, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगी बातें? चलो अब 2-4 बातें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी है। देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट दी गई थी कि फ्लावर जो है ना वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को समझना, ठीक है। फ्लावर is a
मॉडिफाइड स्टेम। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर जानते हैं कि सभी प्लांट्स के अंदर फ्लावर नहीं पाए जाते, ठीक है, और सभी प्लांट डेवलप भी नहीं होते। ये नहीं कह सकते अपन कि आज एल्गी जो है वो एंजियोस्पर्म से ज़्यादा डेवलप है। आवर्तबीजी पादप जो एंजियोस्पर्म है, जिनको अपन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, वो ज़्यादा विकसित है, ठीक है ना, हायर डेवलप्ड प्लांट्स है वो, जबकि एल्गी यानी शैवाल जो होती है वो लोअर डेवलप्ड होती है। अब एल्गी के अंदर आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, शैवाल में आपको कोई पुष्प नहीं मिलेगा, जबकि आपको एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स मिल रहे हैं। तो फ्लावर जो है ना, वास्तव में क्या है कि देखो, प्लांट्स का जो डेवलपमेंट हुआ था ना, वो ऐसे था कि रूट बनी, स्टेम बना, लीफ बनी, लीफ से जो है वो फ्लावर बना, और फ्लावर से फ्रूट बना, ठीक है ना, रूट स्टेम लीफ है ना, जड़ तना पत्ती, और उसके बाद में फ्लावर यानी पुष्प, और पुष्प के बाद में फल, और फल के अंदर बीज। ये होता है पुष्प का विकास। कि अगर कोई ऐसा पुष्प है ऐसा एक कोई पादप है, कोई प्लांट है जिसके अंदर आपको केवल जड़ तना मिल रही हैं, पत्तियां इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, तो इसका मतलब वो पादप इतना ज़्यादा विकसित नहीं है। अगर आपको जड़ तना पत्तियां मिल रही है, लेकिन अच्छे से मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर जो है वो पुष्प नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी निम्न विकसित है। तो सबसे ज़्यादा विकसित इस धरती पर अभी तक जो प्लांट्स हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म के पादप, क्योंकि उनके अंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो है ना, वो वास्तव में फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है ना, मॉडिफाइड स्टेम कह दो या मॉडिफाइड शूट कह दो, एक ही बात है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, ठीक है। रूपांतरित का मतलब ये होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो तना है ना, सपोज कीजिए कोई स्टेम है, स्टेम से आपको एक भाग थोड़ा सा मॉडिफाइड मिलता है, और वो मॉडिफाइड होकर के लीफ को बना देता है, लीफ को बना देगा, पत्तियों को बना देगा, ठीक है। और लीफ से ही आपको, यहाँ से ही आपको क्या मिलेगा कि पुष्प बनते हुए नजर आएगा। यानी फ्लावर का जो पेडिसिल होता है, ठीक है ना, जो फ्लावर का जो पेडिसिल होता है, ये भी एक तरीके का तना ही तो है। सोच के देखिए, जो पुष्प का जो एक पुष्प वृंत है, जो पेडिसिल है, ये भी तो एक तरीके का स्टेम ही है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है? स्टेम ही है, बस ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है और इसने अपने ऊपर फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को बनाया है, ध्यान रखिएगा। तो देखें, ये एक जो फ्लावर होता है ना, वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, इसके हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ कैसे है? देखो, एक स्टेम के पास अपनी लीव्स होती है, स्टेम से क्या बनती है? लीफ बनती है, हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पेडिसिल को अगर मैं स्टेम कहती हूँ, ठीक है, या फिर मैं थैलेमस को एक स्टेम कहती हूँ, तो आप देखिएगा पेडिसिल के पास या थैलेमस के पास आपको जो है वो ये पत्ती जैसी स्ट्रक्चर मिल रही है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो जब मेन स्टेम के पास, मुख्य तने के पास अपनी पत्तियां होती है, अपनी लीव्स होती है, तो आज पेडिसिल या थैलेमस के पास भी तो क्या है? थैलेमस भी एक तरीके से शूट का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? एक तरीके से आपको इसके पास भी तो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये सेपल्स मिल रही है ना, तो इसका मतलब तने के पास ही तो पत्तियां होती है, मतलब ये भी क्या है? एक तरीके का तना है, ठीक है ना। क्या होता है? तना। इवन आप एक बात समझना, तने के अंदर जैसे हम देखते हैं कि जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, संवहन ऊतक होते हैं जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे जाइलम है वो जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है। स्टेम में मिलते हैं, रूट्स में मिलते हैं जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो उसी तरीके से पेडिसिल की भी जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, आंतरिक संरचना देखते हैं, तो उसमें भी आपको वेस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम इसमें भी पाए जाएंगे। क्योंकि एक पुष्प अगर तने से लगा हुआ है, स्टेम से अटैच है या लीफ से अटैच है, तो वहाँ से होने वाला भोजन भी तो उन तक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो स्टेम, इसको भी अपन स्टेम कह सकते हैं। तो हो गया ना ये मॉडिफाइड शूट, साफ सी बात है। वास्तव में जो फ्लावर होता है ना, वो एक तरीके का कंप्रेस्ड स्टेम है, ठीक है ना। एक अपन कह सकते हैं कंप्रेस्ड को संग्रहित तना है, ये एक तरीके से कंप्रेस्ड, मतलब कभी एक ऐसा वक्त आया होगा कि जो तना है, जो स्टेम है, वो कंप्रेस्ड हो गया, दब गया, और दबने के कारण जो उसकी स्ट्रक्चर बनी थी ना, वो बनी थी पेडिसिल और थैलेमस, पुष्पव्रत और पुष्पासन। और फिर उसके बाद में और रूपांतरण आते चले गए, और रूपांतरण आए तो हमें देखने को मिले
कि भाई ये अलग अलग संरचनाएं बन गई। तो वास्तव में एक स्टेम था, वो कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेस होकर उसने फ्लावर को बनाया। तो एक बात समझना, जैसे सपोज कीजिए कि ये स्टेम है, एक तना है, इसमें होती है नोड और इंटरनोड, जैसे इसको अपन कहते हैं पर्व संधियां, नोड, और इन्हें कहा जाता है इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। पर्व, पर्व बोलते हैं इंटरनोड को, और ये होती है पर्व संधि, नोड। तो जब अपन पेडिसिल की स्ट्रक्चर देखें ना, तो पेडिसिल में भी नोड और इंटरनोड मिलती है, बस फर्क इतना होता है कि ये कंप्रेस हो जाती है ना, तो पास पास आ जाती है नोड, इंटरनोड वाला रीजन जो है ना वो छोटा हो जाता है। तो कंप्रेस स्टेम को ही क्या कहते हैं? एक मॉडिफाइड स्टेम, रूपांतरित तना हो गया। ये संघनित तना है तो क्या है? ये मॉडिफाइड हो चुका है, थोड़ा सा अपना रूप बदल लिया इसने। तो फ्लावर और कुछ नहीं है, ये एक मॉडिफाइड शूट होता है, क्योंकि इसके पास भी अपनी लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर भी जाइलम फ्लोएम वगैरह पाए जाएंगे। इवन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको फिलामेंट बताया ना स्टेमन के अंदर, और जो कनेक्टिव बताई, वो कनेक्ट इसलिए करती है क्योंकि ये फिलामेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको पूरे बिल्कुल सेंटर में आपको जाइलम फ्लोएम की एक पूरी की पूरी रॉ दिखाई देगी। मतलब कि ये जो है ना पूरी की पूरी यहाँ पर जाइलम फ्लोएम ही इसको ट्रांसफ़र होंगे। जाइलम फ्लोएम से फूड हो गया, वाटर हो गया, वो सब कंडक्ट होते हुए फिलामेंट से होते हुए एंथर के पास जाएगा, ताकि परागकण जो है, जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन मिल सके। तो जिस तरीके से जो तना होता है वो पानी को ऊपर पहुंचाता है, ठीक है ना, तो पत्तियों तक पहुंचाता है, तो उसी प्रकार वो जो फूड है, जो वाटर है, वो सब कुछ फिलामेंट के थ्रू भी जा रहा है, अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं उनको मिल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन आगे के लेक्चर्स में। और पेडिसिल के थ्रू भी जाइलम फ्लोएम इसमें भी पाए जा रहे हैं, पेडिसिल में नोड इंटरनोड भी पाई जा रही है। तो ये जो है क्या है, एक तरीके से बिल्कुल तने के समान ही संरचना होती है। तो एक प्लांट के अंदर फ्लावर है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल कर सकता है, लैंगिक प्रजनन अच्छे से कर सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर्स में इसीलिए पाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इतनी चीज़ें, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी नीट एग्ज़ाम। ठीक है ना, नीट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करिए कि फ्लावर की क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, सहायक प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है ना, और मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, जो मुख्य प्रजनन अंग है, वो हो जाएगा आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम, यानी कि पुमंग और जायांग, जो मेल और फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर में होंगे। ठीक है, ये सब के सब थैलेमस से जुड़े हैं। ठीक है ना, सबके सब थैलेमस से जुड़े हैं। तो ये इतनी बातें आज अपन ने की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड कैसे रिप्रोडक्शन जो है वो आगे कंटिन्यू होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।